Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a नेक्स्ट अपना डिटर्मिनेंट जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो होता है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, है ना। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। ठीक है, चलो अब ये बताओ मुझे, अगर कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा? अभी डिमांड को पहले ही स्टोर कर लेगा, मतलब कि अभी के लिए डिमांड को क्या कर देगा? वो हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी डिमांड को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और अगर कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो अभी डिमांड को क्या करेगा? कम कर देगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। अपन भी सोच के चलते हैं, जैसे लॉकडाउन में अपने को लग रहा था ना कि सारी चीजें महंगी हो जाएगी, सडनली ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले। जैसे जितना भी राशन वगैरह का सामान है, पॉसिबल चांसेस हैं कि ये नहीं मिले, तो अपन होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अगर 1 किलो गेहूं आता है तो 2 ले लो, ठीक है। तो डिमांड हमने क्या करी थी? बढ़ा दी थी। तो अगर अपने को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी, तो डिमांड हम अभी करंटली डिमांड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन का डिमांड के साथ में क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये था कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब देखो कुछ अदर फैक्टर्स भी अपने को कंसिडर करने हैं। ये तो कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। अब अदर फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, देखो कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स जो अपने मॉड्यूल में देखे रखे हुए हैं। अदर फैक्टर्स, सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी, जैसे आज अपन बात करते हैं 2 स्टेट्स की, हम राजस्थान की और गोवा की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बात कर रहे थे? राजस्थान और गोवा की अपन बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और गोवा की सबसे कम है। तो मुझे बताओ इन दोनों जगहों पे डिमांड कैसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस जगह पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उधर की डिमांड ज्यादा होगी, और जहां पर पॉपुलेशन कम वहां डिमांड कम। तो लिख लो इसके अंदर, प्लेस हैविंग मोर पॉपुलेशन हैव मोर डिमांड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो ना, उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है। जिस जगह पे कम पॉपुलेशन होगी वहां पर डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। अब सेकंड, ऐसा ही एक और सेकंड छोटा सा फैक्टर क्या होता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो क्या होता है कि किसी जगह पर कौन सी एज की पॉपुलेशन ज्यादा है। मुझे बताओ, आज अगर अपने इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कंट्री की डिमांड किन चीजों के लिए होगी? मेडिसिन वगैरह, है ना। जितने भी सीनियर सिटीजन के जो भी सामान आते हैं उन सब के लिए ज्यादा डिमांड होगी। और अगर पॉपुलेशन में किड्स ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे पॉपुलेशन के अंदर, तो डिमांड किसकी होगी? बेबी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। वैसे ही अगर एडल्ट ज्यादा होंगे तो डिमांड एजुकेशन वगैरह की ज्यादा होगी। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिमांड का काफी फर्क पड़ता है। जिस एज की पॉपुलेशन है एक जगह पर, उसी अकॉर्डिंग वही प्रोडक्ट्स डिमांड होंगे, ठीक है। डिमांड will be as per the age distribution of population, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक जगह के डिमांड को अफेक्ट करेगा एज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आप साथ साथ में ही लिखेंगे क्या या फिर लास्ट में लिखोगे सब?
लास्ट में लिख लोगे ना, है ना, क्योंकि फिर क्या लिखते समझते टाइम लिखोगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए लास्ट में लिख लेना सारा एक साथ। अब देखो थर्ड फैक्टर जो अपना जो अफेक्ट करेगा डिमांड को वो क्या होता है, नेशनल इनकम। कैसे इफेक्ट करेगा नेशनल इनकम? नेशनल इनकम एक कंट्री की डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? नेशनल इनकम से केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे थोड़ी नेशनल इनकम टिकी हुई होती है। हाँ हाँ देखो, आज अभी अपन ने ऊपर ना अपनी कंज्यूमर की इनकम के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था, वैसे ही देश की भी तो इनकम होती है ना। किसी नेशन की इनकम अगर ज्यादा है, नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री की इनकम, ठीक है, तो किसी कंट्री की, आज जैसे मानो इंडिया की मैं बात करती हूँ कि इंडिया की नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई, इंडिया की इनकम बढ़ी, तो इंडिया की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। मैं एज अ कंट्री एज अ होल की बात कर रही हूँ। ऊपर अपन ने जो पॉइंट था अपना डिस्पोजेबल इनकम वाला, उसमें अपन ने एक कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में बात करी थी। यहाँ अब अपन क्या बोल रहे हैं कि पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को अगर अपन देखें तो कंट्री की इनकम बढ़ी तो कंट्री की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। और इनकम तो एक फैक्टर होता ही होता है, साथ में सेकेंड फैक्टर क्या होता है, वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर किसी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, मतलब सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पर डिमांड कैसी होगी, इक्वल नेचर की होगी, सब एक जैसी डिमांड करेंगे। और अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो अनइक्वल डिमांड होगी, मतलब कोई लोग किसी चीज की डिमांड कर रहा है, जैसे मान लो किसी एक सेक्शन के पास में बहुत ज्यादा इनकम है तो वो लग्जूरियस गुड्स की डिमांड कर रहा है, वहीं पर जो नेसेसिटी की डिमांड करते हैं उनके पास में इनकम ही नहीं है तो उनकी डिमांड भी फुलफिल नहीं हो पा रही, ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट अपना जो इफेक्ट करता है वो क्या है, नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर ऐसा लगे ना कि ये समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब देखो फोर्थ फैक्टर कौन सा अपना अदर फैक्टर्स में, फोर्थ फैक्टर एक क्रेडिट फैसिलिटी वाला फैक्टर होता है। आज मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक इंसान अपने इंडिया के अंदर हर एक इंसान घर अफोर्ड कर सकता है क्या कैश में? नहीं कर सकता ना। लेकिन अपन देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों के पास में भी घर है जो कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते। किस फैसिलिटी की वजह से? ईएमआई, क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से, है ना। आज उनको रेंट पर, उनको रेंट नहीं सॉरी अपन ईएमआई बोलते हैं उसको, ईएमआई पर उनको घर मिल रहा है ना, इजी लोन से उनको घर मिल रहा है अपना, तो लोग बाग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अपन फोन का ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं, फोन भी तो मिलते हैं ईएमआई के ऊपर, ठीक है। तो जो इंसान वो आईफोन सीधा 1.5 लाख रुपए कैश दे करके नहीं खरीद सकता, वो क्या करेगा, ईएमआई ऑप्शन के लिए चला जाएगा। तो ईएमआई की वजह से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है अपना, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी होने की वजह से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर है अपना गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। देखो अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट के, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या क्या आता है, एक तो टैक्स आएगा और एक आएगा अपना सब्सिडी। अगर कोई गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है तो मुझे बताओ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? टैक्स ज्यादा तो डिमांड कम, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा ना, अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो वो जो प्रोड्यूसर है वो टैक्स का बर्डन किस पे डाल देगा, कंज्यूमर पे डाल देगा। तो प्रोडक्ट महंगा तो डिमांड कम। और अगर सब्सिडी मिलेगी तो बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो जाएगी। वो सब्सिडी का फायदा वो प्रोड्यूसर किसको देगा, कंज्यूमर को भी देगा, ठीक है। तो टैक्स के केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। सब्सिडी के केस में प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, ठीक है। थर्ड फोर्थ में भी लिख दूं, चलो ठीक है। नेशनल इनकम,
इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर अपने को लिखना है इजी क्रेडिट फैसिलिटी अलाउज मोर डिमांड, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी आसान होने की वजह से क्या हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, ठीक है। अब आप ये फैक्टर्स लिख लो सारे एक साथ, ठीक है। कहां तक के लिखने थे आपको, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से लिखना था ना। अब ये फैक्टर लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ, अपन ने क्या देखा अभी तक, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो क्या है, डिमांड फंक्शन। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है डिमांड फंक्शन। देखो क्या बोलता है डिमांड फंक्शन, कि जो भी डिमांड है ना वो किस पे डिपेंड करती है, सारे फैक्टर्स के ऊपर। मतलब जो भी ऊपर अभी अपन ने डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, उन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही एक कमोडिटी की डिमांड क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो अपन बोल सकते हैं ना कि डिमांड इज फंक्शनल टू इट्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं अपन की डिमांड इज फंक्शनल टू इट्स डिटर्मिनेंट्स। फंक्शन कब लगाते हैं, जब एक चीज डिपेंडेंट होती है और एक चीज इंडिपेंडेंट होती है। अब मुझे बताओ डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट? किस पे डिपेंड करता है, अपने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, बिल्कुल। तो लिखो इसके अंदर डिमांड फंक्शन क्या करता है, इट स्टेट्स द रिलेशन, it states the relationship between demand for a product, and its determinants। या फिर डिटर्मिनेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, QX इज फंक्शनल टू, अब अपन ब्रैकेट में सारे इसके फंक्शन जितने भी फैक्टर्स अपन ने पढ़े थे वो सब लिख देंगे। PX यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Y यानी कि इनकम, PR यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है। तो डिमांड इज फंक्शनल टू प्राइस, इनकम, रिलेटेड कमोडिटी, और जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारे अपन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लेते हैं अपन इधर, QX इज इक्वल्स टू डिमांड, PX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, Y is disposable income, and PR is price of related commodity। ठीक है, ये अपना सिंपल सा एक टॉपिक था डिमांड फंक्शन का। किसके फंक्शनल होती है डिमांड, डिमांड किसके फंक्शनल होती है, अपने डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है। जिसके अंदर डिमांड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स हैं ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और ये सारे इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक, मेन जो अपना डिमांड के अंदर टॉपिक अब स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले मैं पूछती हूँ, लॉ और प्रिंसिपल के बीच में क्या फर्क होता है, लॉ एंड प्रिंसिपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है?
इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो लॉ एंड प्रिंसिपल, हाँ, लॉ मतलब कानून। अच्छा, देखो इको के पर्सपेक्टिव से देखे ना तो लॉ यानी कि लॉ किसको बोला जाता है इको के अंदर, जिसमें कुछ अजम्पशंस होती है, अगर ये फुलफिल होगी तो ही ये चीज काम करेगी, इको में उसको लॉ बोला जाता है। वेराज प्रिंसिपल क्या होता है, कोई सी भी कंडीशन हो काम करेगा, ठीक है, इसीलिए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड वर्ड यूज करा है, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड यूज नहीं करा, क्योंकि इसकी भी कुछ अजम्पशंस हैं कि अगर ये चीजें फुलफिल होगी ना, ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो ही ये काम करेगा। जो भी बात लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ना वो तभी काम करेगा जब इसकी अजम्पशंस फुलफिल होगी, ठीक है, इसीलिए इसको लॉ बोला गया है। अगर कोई अजम्पशन नहीं होती, ये हर सिचुएशन में काम करता, तो इसको क्या बोलते, प्रिंसिपल बोल देते। लेकिन इको में प्रिंसिपल्स होते ही नहीं है, क्योंकि अजम्पशन हर जगह होती है। अच्छा, क्यों होती है अजम्पशन, ऐसा कभी सोचा है? 12th में भी आपने बहुत सारी अजम्पशंस पढ़ी होगी इको के अंदर, क्यों होती है इतनी अजम्पशन इको में? हाँ, लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या है ना, अपन कंज्यूमर, अपन ना लोगों के बिहेवियर के साथ में डील करते हैं, चाहे प्रोड्यूसर का बिहेवियर हो चाहे कंज्यूमर का बिहेवियर हो, है ना, तो लोगों का बिहेवियर कभी भी सेम नहीं रहता, बहुत अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग बिहेवियर होता है, इसीलिए अजम्पशन डालनी पड़ती है, ठीक है। अपन अगर टैक्सेशन या अकाउंटेंसी की बात करें तो वो तो क्या है, रूल्स निकाल देते हैं कि ये आपको फॉलो करने ही है, वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, वेयरएज इको आपके हिसाब से इको खुद चलती है, ठीक है, अकाउंटेंसी के हिसाब से तो आप चलोगे, बट इको किसके हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से चलती है, इसीलिए इसके अंदर अजम्पशन डाली जाती है बहुत सारी। चलो अब अपन लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं क्या होता है। ये बोलता है कि सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, जितने भी डिटर्मिनेंट्स अपन ने पढ़े सबको कांस्टेंट रख दो, अगर प्राइस में चेंज आता है ना तो डिमांड में क्या चेंज आएगा वो लॉ ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। बिल्कुल, लेकिन किसके बीच में इनवर्स रिलेशन, केवल प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, बाकी सब चीजों को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, यही इसकी अजम्पशन है, सिट्रस पेरिबस, ठीक है। चलो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में लिखते हैं अपन। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट keeping other things constant, keeping other things constant, इस other things constant को अपन क्या बोलते हैं, सिट्रस पेरिबस। keeping other things constant, when price of a good rises, when price of good slash service rises, its quantity demanded, its quantity demanded will fall, and vice versa, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉ दिया किसने था, ये लॉ अपने को दिया था, याद है किसी को, अल्फ्रेड मार्शल ने। नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी आगे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आएंगे, अपने एडम स्मिथ आएंगे, जेबी से आएंगे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बट हाँ मैक्सिमम चीजें इन्होंने दी अपने फाउंडेशन लेवल पर, तो अल्फ्रेड, हाँ हाँ यही चेंज करता है, ठीक है। चलो तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी अपने को कि अपन अज्यूम करेंगे कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड
कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। एक और इसके अंदर लाइन लिख लो, दिस लॉ states the nature of relationship between बताओ, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है या क्वांटिटी एंड प्राइस के बीच में रिलेशन बताता है? बताओ आप क्या आपके नाम क्या है, मुझे नाम तो बताओ आपके पहले एक बार। अपने को प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यही अपने एमसीक्यू में इसी तरीके से आता है कि आपको कंफ्यूज कर देगा कि बताओ ये रिलेशन किसके बीच में बताता है। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी भी लिखा रहेगा, क्वांटिटी प्राइस भी लिखा रहेगा, हाँ, और बोथ भी लिखा रहेगा, बिल्कुल बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है ये। चलो अब अपना नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, अभी अपन जो ये बनाते हैं ना, इतनी प्राइस इतनी क्वांटिटी, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो डिमांड स्केड्यूल में सिंपली अपन लिख सकते हैं क्या, इट इज द टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, it is the tabular representation of law of demand। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को जब अपन टेबल की फॉर्म में बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। ठीक है, एक स्केड्यूल जैसे बना भी लो इधर, अब बताओ क्वांटिटी को क्या लिखूं, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपको भी जवाब देना है, संभव है ना, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिमांड स्केड्यूल अपना किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास में सेम इसी का जैसा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल को जो अपन ग्राफ की फॉर्म में बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, डिमांड कर्व बन जाता है। जैसे इसी ऊपर वाले कर्व को ही अपन बनाते हैं, देखो ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर अपना प्राइस आ जाएगा और इधर अपना क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40। ठीक है, नहीं इधर प्राइस आता है, इधर आपका डिमांड आता है। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात होती है ना। तो अब मुझे बताओ कि आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, कैसी शेप का होएगा। ऊपर देखो प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी कितनी थी 10 के ऊपर, 40, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, मतलब अपन बोल सकते हैं कैसा होएगा, ऐसा। ठीक है, हर पॉइंट पर यहां ये अपना प्राइस और क्वांटिटी टकरा जाएगा। आप मेरे ग्राफ के ऊपर मत जाना, बस अपना पर्पस है समझना। ठीक है, चलो लिख लो इसके सामने डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व,
बिल्कुल इनवर्स रिलेशन की वजह से, प्राइस और क्वांटिटी के इनवर्स रिलेशन की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, लिख लो इधर क्वांटिटी और ये अपना प्राइस। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। प्राइस कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर नहीं आती है। शेड्यूल लिख लिया आप लोगों ने? अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये तो थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक थे अपने। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। क्या रीजन है कि लॉ ऑफ डिमांड अकर होता है? थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, क्या कारण है प्राइस और डिमांड के ये इनवर्स रिलेशन होने का? आपने लिख लिया संभव? ठीक है, रैशनल है या फिर रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। क्या कारण है प्राइस और क्वांटिटी के इनवर्स रिलेशन होने का? क्या रीजन है? थोड़ा सा सोचो, क्यों? अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? अदर फैक्टर्स को तो अपन ने स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट बोल दिया था, फिर ऐसा क्यों होता है ये? देखो, सबसे पहला जो फैक्टर है अपना वो क्या है? प्राइस इफेक्ट। ठीक है, प्राइस का खुद के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। अब देखो, प्राइस इफेक्ट ना दो तरीके से होता है। एक तो प्राइस इफेक्ट में अपना आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा इसके अंदर आता है अपना इनकम इफेक्ट। आज ये छत ही नीचे गिरा था कि मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या आता है? इनकम इफेक्ट। अब एक एक को अपन समझते हैं, क्यों इनकी वजह से अपना लॉ ऑफ डिमांड होता है, क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो सबसे पहले समझो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, एक चीज मेरी समझो कि अपन ने ना स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस अपने को, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स क्या रखने हैं? कांस्टेंट रखने हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद है आप लोग को, अपन ने पढ़ा था कल। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? टी कॉफी, राइट, टी कॉफी वाला अपन ने देखा था। ये वाला सब्स्टिट्यूशन उससे थोड़ा सा अलग है। उसमें अपन क्या कर रहे थे? रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस को चेंज कर रहे थे, बट यहां पर रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये अज्यूम करके चलता है कि बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, केवल उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस ही चेंज हो रही है। तो सबसे पहला समझना आप बिल्कुल अच्छे से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, इधर है अपना आईफोन और इधर है सैमसंग। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, अपना ओरिजिनल कौन है? आईफोन है। ठीक है, देखो इनिशियली ना दोनों ने 1,50,000 के ऊपर अपना एक फोन लॉन्च करा, आईफोन ने भी और सैमसंग ने भी। ठीक है, दोनों की डिमांड कितनी थी? 20,000 की दोनों की डिमांड हुई, दोनों की सेम डिमांड, क्योंकि सेम प्राइस के ऊपर दोनों ने फोन लॉन्च करा। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, सैमसंग ने एक नया अपना सीरीज लॉन्च करा और आईफोन ने भी नया अपना फोन लॉन्च करा। ठीक है, सैमसंग ने वो जो फोन लॉन्च करा है ना,
वो कितने पे लॉन्च करा है? 1,50,000। क्यों? क्योंकि सैमसंग की प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब आईफोन ने भी नया फोन लॉन्च करा, लेकिन कितने के ऊपर करा? 2 लाख के ऊपर। क्या? अब जो 14 आएगा हो सकता है वो इतने पे लॉन्च करते ही है, इसका कोई भरोसा नहीं है एप्पल का। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक जो कंज्यूमर है ना, नॉर्मली वो क्या सोचेगा? ये जो दोनों फोन है ना, ये जो नया जो सीरीज इसने लॉन्च करा है, ये कैसी है? इसके ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, कैमरा क्वालिटी सेम है, आपका रैम रोम सेम है, मतलब ये प्रोसेसर वगैरह जितना भी होता है ना, सब कुछ सेम है। केवल iOS और एंड्रॉइड का फर्क है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मुझे बताओ, अभी कंज्यूमर क्या सोच के चलेगा? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आपको किसने बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट केवल लग्जरी पे काम करता है? ऐसा जरूरी नहीं होता। आप आज सैमसंग और आईफोन को देखो, आप जब कंपैरिजन करने के लिए जाते हो ना मार्केट में, जैसे मान लो अभी आपके पास में करंटली, मैं बात करती हूँ कि आपके पास में अभी आईफोन 13 चल रहा है, ठीक है, आपके पास है वो फोन। अब आपको अपना फोन चेंज करना है, और उसी टाइम पे सैमसंग ने और आईफोन ने दोनों ने अपना अपना फोन लॉन्च करा। सैमसंग का जो फोन है ना, उसकी सेम स्पेसिफिकेशन आईफोन वाले फोन की है। तो क्या आप अपने 50,000 रुपए बचाने के बारे में नहीं सोचोगे क्या? सोचोगे कि नहीं सोचोगे? मुझे एक बात बताओ। स्टेटस मेंटेन करना एक अलग बात हो गई, स्टेटस मेंटेन किस में चला गया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर, और वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। आपने जितने भी फैक्टर्स पढ़े ना, आपकी इनकम, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब कुछ कांस्टेंट है। समझ रहे हो? स्टेटस आपने क्या बोला? वेबलिन इफेक्ट वाली बात बोली, बट वो तो कांस्टेंट है। हम यहाँ पर उन चीजों को कंसिडर ही नहीं कर रहे, इसीलिए लॉ ने सबसे पहले ये अजम्पशन डाल दी। वरना तो आप ये भी बोल सकते थे कि भाई हमारी तो इनकम इंक्रीज हो रही है, मैं तो लूंगा आईफोन 14 ही लूंगा, मैं तो चाहे 2 लाख पे आए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलते हैं लोग बाग। अब जैसे मान लो किसी को हैबिट है कि नहीं मुझे तो iOS ही चाहिए, मैं तो ये काम ही, ये तो मेरे को तो एंड्रॉइड मेरे को तो एंड्रॉइड चाहिए ही नहीं, है ना, मेरा तो इसी का बैठ गया, मेरे को तो और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए ही नहीं। तो वो फिर केसेस थोड़े अलग हो जाते हैं, वो अपना एक्सेप्शन में चला जाता है, वो लॉ ऑफ डिमांड के कहाँ चला जाता है? एक्सेप्शन के अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी ये अपन केवल लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस पढ़ रहे हैं, जहां बस प्राइस को कंसिडर करेंगे अपन। तो अब यहां देखो क्या होएगा, सैमसंग वाले ने नया फोन 1.5 लाख के ऊपर ही लॉन्च करा है, यानी कि पहले वाले की प्राइस के जितने पर ही लॉन्च करा है, और एप्पल ने कितने पे लॉन्च कर दिया? 2 लाख पे। क्या इफेक्ट पड़ेगा? केवल प्राइस को कंसिडर करना, सैमसंग की डिमांड बढ़ जाएगी और एप्पल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रिलेटेड कमोडिटी वाले ने कोई चेंज नहीं करा अपनी प्राइस के अंदर, ओरिजिनल कमोडिटी के प्राइस में चेंज की वजह से देखो लोग क्या सोचेंगे। अब कुछ आईफोन यूजर्स, अब जैसे मान लो जो मेरे जैसा इंसान है ना, बहुत रैशनल है, बहुत सोच के चलती हूँ मैं तो, कि भाई मैं अपना 1 रुपया भी एक्स्ट्रा क्यों खर्च करूं, जब मुझे सेम चीज सैमसंग के अंदर कम पैसे में मिल रही है, वो भी 50,000 कम में, मैं क्यों अपना 1 रुपया भी आईफोन के ऊपर बर्बाद करूं? सब सेम मिल रहा है। देखो इसके अंदर भी मुझे है ना, जैसे मान के चलते हैं अपन 256 GB, और नहीं 500 तो छोड़ो, अभी 256 वाले पे चलते हैं अपन, है ना। 500 GB तो छोड़ो, ये भी वही 256 दे रहा है ना। कैमरा क्वालिटी भी दोनों की एकदम सेम, सारे स्पेसिफिकेशंस भी सब कुछ सेम, हाँ, कलर भी सेम, सारे अलग हैं। नहीं अलग कैसे हैं आप? आज देखो थोड़ा सा अगर देखो ना आप प्रोसेसर वगैरह, तो सेम से ही है। अब देखो मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ, अच्छा,
बट फिर भी अब जैसे देखो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आप ये चीज कंसिडर करोगे, है ना, बट मुझे जैसे नहीं है, मान के चलते हैं ना, मुझे नहीं है, मुझे बस हाँ ठीक है फोन से मतलब है, कैमरा अच्छा होना चाहिए और उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, सही काम करना चाहिए फोन, तो मैं यही सोचूंगी ना, मैं क्यों अपना 50,000 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर वेस्ट करूं, मैं सैमसंग की तरफ चले जाती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एप्पल को सैमसंग से, ठीक है, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे जो चीज चाहिए, मुझे जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो मुझे सैमसंग के अंदर भी मिल रहे हैं, एंड दैट टू 50,000 कम पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, आईफोन को सैमसंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि मेरी नजरों में सैमसंग क्या हो गया, रिलेटिवली चीपर हो गया। चीप तो ये अभी भी नहीं है, 1.5 लाख अभी भी सस्ता नहीं होता है ना, 1.5 लाख कम नहीं होता, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये अब सस्ता हो गया। तो इस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिवली चीपर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इसकी वजह से आज देखो यहां पर प्राइस कम हुई तो लोग बागों ने क्या कर दिया, काफी हद तक की पॉपुलेशन ने शिफ्ट हो गए। कुछ 10-20% पॉपुलेशन ही ऐसी होगी जो बिल्कुल जिनको सॉफ्टवेयर का बहुत ऐसा होगा ना कि नहीं मुझे तो iOS ही चाहिए, जैसे ये है ना, आप फिर लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में चले गए हाँ, जिनको जैसे वो स्टेटस सिंबल चाहिए वो आधा एप्पल, बट वो फिर एक्सेप्शन में चले गए, ठीक है। बाकी नॉर्मल मतलब जिनके लिए इतना मैटर नहीं करता ये चीज, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, जैसे मेरे जैसे इंसान, मैं तो कर दूंगी सब्स्टिट्यूट। चलो, तो अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अपने को क्या क्या चीजें चाहिए। देखो इधर सीधा सा एक चीज लिख लो, सैमसंग हैज नाउ बिकम रिलेटिवली चीपर, ठीक है, चीपर नहीं बोलेंगे, नाराज हो जाएगा सैमसंग वाला, बोलेगा 1.5 लाख में मैं तुमको सस्ता लग रहा हूं क्या, रिलेटिवली चीपर। अगर आईफोन से कंपेयर करें तो सस्ता हो गया ये, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऐसा नहीं है अपन किसी भी चीज में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, सबसे पहला, सब्स्टिट्यूट करने में आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। आज मुझे बताओ, मैं एप्पल से सैमसंग पे शिफ्ट कर जाऊंगी, मेरी कोई एडिशनल कॉस्ट लगेगी क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा डेटा ही तो लॉस्ट होगा, है ना। अगर मान लो कि मेरे पास में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि एप्पल का अपन उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कैसे कर सकते हैं, आई क्लाउड होता है ना इसमें, तो वो सैमसंग में कैसे कर सकते हैं, वो या तो मेरे पास में मैकबुक या कुछ ऐसा होना चाहिए तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा डेटा चला जाएगा, है ना, बट वो मेरे मेल पर तो बैकअप आ सकता है, मेरा मेल पर मेरा बैकअप हो सकता है, तो इसीलिए मेरी सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट कुछ भी खास नहीं लगी। तो पहला क्राइटेरिया सब्स्टिट्यूशन का क्या है, आपकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। दोनों फोन है, दोनों फोन ही है ना, एक का काम दूसरा कर सकता है। आज मुझे सैमसंग से क्या काम है, फोटो खींचनी है, बात करनी है, व्हाट्सएप चलाना है, अपना मेल चेक करना है, बस यही सारे काम करना है बेसिक से, तो वो काम सैमसंग भी कर सकता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के देखो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या, सबसे पहला क्राइटेरिया आपका, गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, गुड्स शुड बी क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसा नहीं है आज कि भाई मैं एप्पल को सीधा वो नोकिया के इतने से फोन से सब्स्टिट्यूट कर दूं, नहीं, ये फिर थोड़ा ज्यादा ही चीज हो जाएगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। सेकंड आपका क्राइटेरिया क्या होता है, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मतलब आपकी जो चेंज करने की जो कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, कम लगे आपको कोई भी एसेट बहुत, जैसे आज मानो ये सेटअप है, ठीक है, अब मैं चाह रही हूं कि मुझे ना ये पूरा ही सेटअप चेंज करना है, तो उसको चेंज करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी ना, तो वहां पर फिर मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। वहां फिर मैं जो ये 50,000 बचाने की सोच रही हूँ ना, ये बचेंगे नहीं, इनफैक्ट और ज्यादा जेब से ही लग जाएंगे, ठीक है, वहां अपन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं देखते। नेक्स्ट, लोअर इनकन्वीनियंस
लोअर इनकन्वीनियंस ऑफ स्विचिंग। ठीक है, ये जो आपने शिफ्ट करा है, जो आपने चेंज करा है, इसमें आपको इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब देखो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है। पहला अपन ने देखा प्राइस इफेक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को समझना, देखो कैसे क्या बात करता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ये बोलता है कि आपकी रियल इनकम में इंक्रीज होना चाहिए। रियल इनकम में इंक्रीज का मतलब, जैसे देखो आज एग्जांपल से समझो कि मानो मैं है ना डिसाइड करके चलती हूँ कि मुझे एक हफ्ते का मैं सोच के चल रही हूँ कि मुझे एक हफ्ते का मान के चलो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है एक्टिवा के अंदर। मुझे क्या करना है, आज तो एक हफ्ते में 100 रुपए में चलेगी नहीं, बट मैंने सोच के चला है कि मुझे 2 दिन 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, मेरा उससे काम चल जाएगा। अब मुझे पेट्रोल की प्राइसेस से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो 100 रुपए का तेल डलवाती हूँ तो 100 रुपए का ही डलवाऊंगी। एक बार तो मुझे वो 100 रुपए के तेल में कितनी क्वांटिटी मिली, 1 लीटर तेल मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैंने तो अपने 100 रुपए वही रखे, बट क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया तो अब मुझे 100 की जगह कितना मिला, 1.5 लीटर तेल मिल गया। सोचो, पेट्रोल सस्ता होने की वजह से वही 100 रुपए में मुझे 1.5 लीटर तेल मिल गया। इस चीज को अपन बोलते हैं आपकी रियल इनकम इंक्रीज होना। ठीक है, आपकी एक्चुअल कैश इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रही, मतलब आपकी जेब में जो पैसा बच रहा है ना वो। अभी देखो ये 1.5 लीटर डलवाने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता ना पैसा, अगर प्राइस चेंज नहीं होती तो 1.5 लीटर के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ता, ज्यादा पैसा देना पड़ता। ठीक है, 150 रुपए देने पड़ते मुझे, वो नहीं देने पड़ रहे, प्राइस कम होने की वजह से मुझे क्या देना पड़ रहा है, 100 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, तो मेरे 50 रुपए तो मेरी जेब में बच रहे हैं ना। तो ये 50 रुपए को हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम में इंक्रीज होना। ठीक है, ये रियल इनकम में इंक्रीज होना भी अपने लॉ ऑफ डिमांड का एक कारण है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इनकम इफेक्ट, रियल इनकम में इंक्रीज, इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, चलो अब आप ये सब्स्टिट्यूशन और ये दोनों लिख लो, जितना भी इतना है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो वो फिर माइंड उसको ग्रास्प नहीं कर पाएगा, है ना। आज के लिए इतना बहुत है, आप इसको लिख लो, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से लिखना है आपको। ठीक है सब, अच्छा ऊपर और ऊपर से, ठीक है।